नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो 7वां लेसन था अक्षांश और देशांतर, उसमें जो कुछ प्रश्न ऐसे थे जो पृथ्वी की गतियां से रिलेटेड जो है प्रश्न वहां पर पूछे गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस भी टॉपिक को इसी के साथ खत्म कर दिया जाएगा। और वीडियो जो है एक ही शर्ट पर बन रही है, एक ही पर, तो वीडियो एक ही दिन ये तीनों वीडियो बन रही है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। और आज का हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। जैसे ही प्रश्न करा रहे हैं, उसके बाद जब उसमें से ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उससे अलग ही रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं डायरेक्टली उस टॉपिक को बोर्ड पर आकर आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। वही चीज यहाँ भी कर रहा हूँ। यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, तो मैंने इसको समझा कि क्यों ना इसको बोर्ड पर ही आकर अच्छा से मैप के माध्यम से आपको समझा दिया जाए। बाकी चीजें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। प्राइमरी सुपर टेट के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है ये हमारा टॉपिक। तो चलिए हम समझते हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां का मतलब कि पृथ्वी जो है अपनी गति करती रहती है, और गति वो दो प्रकार से करती है। दो प्रकार से गति करती है। कौन कौन सी? तो एक परिभ्रमण गति करती है जिसको घूर्णन गति कहते हैं, जिसको हम दैनिक गति कहते हैं। अपनी लाइफ में जो गति होती है उसी को दैनिक गति कहते हैं। जैसे दैनिक गति का मतलब अपने स्थान पर, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और अपने स्थान पर ऐसे घूमना जो है, इसको हम दैनिक गति का नाम देते हैं। फिर से मैं विपरीत उल्टा घूम रहा हूँ, तो इसको हम दैनिक गति के नाम देते हैं। तो वही स्थिति जो है पृथ्वी भी करती है कि पृथ्वी भी परिभ्रमण गति करती है, भ्रमण करती है, अपने स्थान पर ऐसे नाचती है। ठीक। अब ये जो है, ये जब गति करती है तो पृथ्वी पर होता क्या है कि दिन रात होगा, और 24 घंटे जो एक दिन और रात होने में परिवर्तित होता है, उसको 24 घंटे में गिना जाता है। तो उसको हम परिभ्रमण गति कहते हैं, और दिन और रात का होना सबसे ज्यादा यही जिम्मेदार होता है, पृथ्वी का परिभ्रमण गति। उसके बाद हमारा आ जाता है परिक्रमण गति। ये क आ जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा। परिक्रमण गति, इसको हम वार्षिक गति कहते हैं। वर्ष भर में ये गति को पूरा करता है, इसीलिए हम इसको परिभ्रमण गति कहते हैं। जब कोई पिंड किसी पिंड के चारों तरफ घूमता है और उसके घूमने की समय का निर्धारण वो पूरा कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी क्या करती है कि वो सूर्य का परिक्रमा करती है, परिक्रमा करती है। तो जब ये परिक्रमा यहाँ से शुरू की, ऐसे आते ऐसे यहाँ पर आकर जब अपने स्थान पर पुनः आ जाती है, तो उसको हम परिक्रमण गति या हम उसको वार्षिक गति नाम देते हैं। तो ये गति आपको समझ में आ गई होगी, परिक्रमण गति या वार्षिक गति होती क्या है। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे जब ये पृथ्वी जो है गति करती है, तो उसमें दो स्थिति उत्पन्न होती है। दो स्थिति का मतलब कि पृथ्वी ऐसी स्थिति एक आती है कि वो सूर्य के काफी नजदीक होती है, और ऐसी स्थिति आती है जो सूर्य के काफी दूर होती है। उसी को दो नाम दिया जाता है। कौन कौन से? एक है कि अपसौर की घटना। अपसौर की घटना, ये घटना जब होती है ना पृथ्वी की गति पर, तब ये सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के काफी नजदीक आ जाता है। और ये स्थिति 3 जनवरी को होती है, और इसकी दूरी जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की ये दूरी जो है कितनी हो जाती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर के आसपास जो है पृथ्वी और सूर्य की दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी यही होती है। उसके बाद जब दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसको हम अपसौर की घटना के नाम से जानते हैं। और अप मतलब होता क्या है इंग्लिश में? ऊपर। ऊपर का मतलब किसी वस्तु से दूर, ऐसे ट्रिक मैं जोड़ रहा हूँ, दूर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अप कहेगा तो पृथ्वी जो है सूर्य की सबसे दूर पर स्थित होगी, और ये स्थिति 4 जो है जुलाई को होती है, और लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर जो है ये दूरी हो जाती है। तो सबसे अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर 4 जुलाई को होती है। डेट याद रखिएगा। इसको अपसौर की घटना के नाम से जाना जाता है। और मैक्सिमम दूरी की बात करें तो 14,97,95,900 किलोमीटर जो है सूर्य की पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी हो जाती है, जिसको एवरेज दूरी कहते हैं, वो हो जाती है। तो ये दूरी से संबंधित अपसौर और उपसौर की घटना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ये 3 रेखाएं जो काफी महत्वपूर्ण है, जो डेट में पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न उस प्रैक्टिस सेट में बने हुए थे, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं।
विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त पृथ्वी को बीचों बीच से काटने का प्रयास करता है, बांटने का प्रयास करता है। यही है जो पृथ्वी को दो पार्ट में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर होता क्या है थोड़ा समझिएगा। ये है हमारा सूर्य और ये है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी जैसे सूर्य की गति करती रहती है, तो पृथ्वी एक तो सूर्य की ऐसे परिक्रमण गति करेगी और एक परिभ्रमण गति करेगी, तो दोनों गतियां साथ में करती है। मतलब एक ऐसे नाचती भी रहती है और एक है जो ऐसे चक्कर भी लगाती रहती है सूर्य का। तो वही चक्कर लगाते लगाते कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जो सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है। लंबवत का पड़ने का मतलब एकदम डायरेक्टली विषुवत रेखा पर उसका सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और इस घटना को विषु की घटना के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। एक तो इधर से पड़ेगा विषुवत और एक इधर से पड़ेगा, 2 बार ऐसे देखने को मिलती है। इस डेट को याद रखेगा, 21 मार्च को और 23 सितंबर को 2 बार, जिसको 21 मार्च को वसंत ऋतु और 23 सितंबर को शरद ऋतु, यहाँ से ठंडी स्टार्ट हो जाती है तो शरद ऋतु कहते हैं। 2 चीजें ध्यान रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। और उस दिन होता क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात का एकदम बराबर होने लगते हैं। 12-12 घंटे की रातें होंगी और 12 घंटे का दिन होता है जब यहाँ पर विषुवत रेखा पर लंबवत सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब। अब आगे चलते हैं, कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। विषुवत रेखा से ऊपर वाली जो 23.5 डिग्री वाली रेखा होती है वो कर्क रेखा होती है। और कर्क रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है उस दिन क्या होता है, देखिए कर्क रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है तो वो डेट होती है 21 जून, और उसको हम कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर जाने लगता है, मतलब ऊपर जाकर कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगता है, तो उस दिन होता क्या है कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, 21 जून को ये स्थिति देखने को मिलती है। और सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगेगा तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, और उसी का विपरीत दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा की बात करें तो यहाँ पर आपका सबसे छोटी रात और सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है नीचे मकर रेखा पर। अब आ जाते हैं मकर रेखा। मकर रेखा जो है नीचे होती है 23.5 डिग्री, और यहाँ पर होता क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में होती है जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगता है, वो दिन होता है 22 दिसंबर। अभी जो आने वाला दिन है 22 दिसंबर। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो है जब लंबवत पड़ने लगेगा तो कर्क रेखा पर क्या होगी, इसके विपरीत प्रक्रियाएं देखने को मिलेगी। यानी मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, लेकिन वही कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। दिन का मतलब कर्क रेखा पर लगभग 10.5 घंटे के भी दिन हो लगते हैं, जहाँ पर 12 घंटे के दिन हुआ करते थे वहां पर 10.5 घंटे के दिन कर्क रेखा पर देखने को आपको मिलेगा। अभी स्थिति वही है, दिन काफी धीरे धीरे छोटा होता हुआ आपको दिखाई दे ही रहा होगा कर्क रेखा पर हम लोग हैं तो ये डेट 22 दिसंबर को ध्यान रखेगा, मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। 21 जून कर्क संक्रांति, 21 मार्च 23 सितंबर विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा। वसंत ऋतु 21 मार्च को कहते हैं, 23 सितंबर को शरद ऋतु कहा जाता है। कर्क रेखा पर जब लंबवत सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो 21 जून कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा पर जब लंबवत पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। लेकिन मकर संक्रांति मकर वृत्त पर जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। उसके विपरीत कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। वो स्थिति इस समय आप देख रहे होंगे, भली भांति नजर से एक अनुभव करिएगा प्रत्यक्ष रूप से। बाकी चीजें ये चीज आपको मेरे तरफ से मैंने कोशिश किया कि आपको पूरा समझ में आ गया। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।